एवरीवन। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये चैप्टर आप लोगों ने तो अच्छे से पढ़ लिया होगा बिफोर नीट, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, गलतियाँ भी ज़्यादा यही करवाता है। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये इतना पढ़ने से अच्छा आप सीधा इस पर ध्यान दीजिए कि जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और हिपोक्रेट्स थे, इन लोगों ने मिलके सपोर्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ गुड ह्यूमर। इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और हिपोक्रेट्स, इट वाज थॉट दैट द पर्सन विद ब्लैक बाइल, ये मतलब ह्यूमर एज इन फ्लूइड की बात हो रही थी। 4 अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स थे। अगर ब्लैक कंटेंट, ब्लैक बाइल फ्लूइड ज़्यादा है तो उस पर्सन को फीवर होगा, ऐसा माना गया था। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है इस क्वेश्चन में कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड बाय तो हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। अगर डिस्कार्डेड के बारे में हम बात करेंगे तो यू शुड टेक विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 2 चीज़ की थी, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी प्लस डिसअप्रूवमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड ह्यूमर। नेक्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जानती हैं, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बॉर्न, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल, ये तीनों चीज़ हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा क्विक चलूँगा, जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को टिक कराएंगे। हेल्थ बहुत लोग ही यूज़ करते हैं, बट इसका मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मेटरनल मॉर्टिलिटी। मतलब जान है तो जहान है, कुल मिला के यही बात है। इसको मेंटेन करने के लिए सारी अच्छी आदतें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। सीधा इधर आइए। डिजीज़ को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक होता है इन्फेक्शियस, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। जो आसानी से फैले उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, बहुत ही कॉमन होता है ये। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि एड्स ऐसा है जो जानलेवा होता है। नॉन इन्फेक्शियस में जो कैंसर है ये जानलेवा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीजेज इन मैन। इसीलिए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को कहा गया है पैथोजेंस। ज़्यादातर पैरासाइट्स, मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस, और लिखेगा तो गड़बड़, एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और देम, मतलब उनके अंदर रह के या तो उनके बाहर रह के। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट। कुल मिला के ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ज़्यादातर पैरासाइट्स जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, और जो भी पैरासाइट हमारे शरीर के अंदर जा रहा है उसको हमारे शरीर के अंदर ढलना होगा। और ये ढलना जो होता है वो किसके वजह से होता है? बिल्ट इन वेरिएशन के वजह से होता है। किसके वजह से हो रहा है बच्चा लोग? बिल्ट इन वेरिएशन। समझ रहे हैं? बिल्ट इन वेरिएशन का मतलब इतना समझिए, जैसे 10 मच्छर एक कमरे में आ गए, ऐसा कॉइल लगाया कि 9 लोग मर गए, लेकिन किसी ना किसी एक मच्छर में ऐसा जीन होगा जो उसको उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचा लेगा, तो सर्वाइव कर गया। अब वो जो सर्वाइव कर गया, उसके होने वाले बच्चे जितने भी होंगे सब में वो वही जीन भेजेगा, तब उस कॉइल से तो सब बच गए ना। इसी को एडेप्टेशन बोलेंगे। द पैथोजन दैट एंटर्स द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH and resisting the various digestive enzymes. A few representative members from different groups of pathogenic organisms, अलग अलग डिस्कशन किया गया है। जैसे याद रखेंगे, जितनी भी बीमारियां दी गई उनका कॉमन सिम्टम और सीवियर सिम्टम को ध्यान देना है। सैल्मोनेला टाइफी ये एक ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करेगा इन ह्यूमन बींग्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। और ये कैसे आएगा? तो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा, इनके सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे तो सस्टेन्ड हाई फीवर, कितना? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। सस्टेन्ड हाई फीवर का मतलब लंबे समय तक इंसान बीमार रहेगा, कमजोरी रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हेडेक रहेगा, भूख प्यास नहीं लगेगी। ये सारे के सारे बच्चा लोग ध्यान देना है कॉमन सिम्टम। सीवियर सिम्टम की बात करेगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और तो और जान भी जा सकती है। टाइफाइड फीवर को जो कंफर्म करता है उस टेस्ट को हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। मैरी मेलोन को कहा गया था टाइफाइड मैरी, ये कैरियर थी, खाना वाना बनाती थी और खाने के साथ साथ सैल्मोनेला टाइफी भी अपने मालिकों को पहुंचाती थी, जिसकी वजह से वो सब बीमार पड़ते चले गए। नेक्स्ट, न्यूमोनिया। निमोनिया का मतलब जैसे ये एल्वियोलाई का फ्लूइड इसमें भर दो। एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलर सैक में ढेर सारा फ्लूइड भरा हुआ है, यही होता है निमोनिया में। ये किसके द्वारा कॉज किया जाएगा? तो ये कॉज किया जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये नाम को याद रखना है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन ह्यूमन्स विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई, एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स। एज अ रिजल्ट
of the infection, the alveoli gets filled with fluid leading to severe problem in respiration. बच्चा लोग, एल्वेलाई के यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम था, आसानी से एयर एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे फ्लूइड भर गया, निमोनिया वाला केस हो गया, तो इस एक्सचेंज में तो दिक्कत होगी ना. अगेन सिम्टम्स में हम बात करेंगे तो फीवर होगा, चिल्स, ठंडा लगेगा, कफ, हेडेक होगा. ये हो गए कॉमन सिम्टम. सीवियर केसेस में क्या होगा, लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो हैं वो ग्रे से किस कलर में चेंज हो जाएंगे, ब्लूइश. हेल्दी पर्सन इस डिजीज को कैसे एक्वायर करेगा, मान लो इंसान ए को निमोनिया है, वो बी के मुंह पे छींक दे या उसके सामने छींक दे तो बी को भी हो जाएगा. यानी कि ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स आने के कारण ये चीजें होंगी. नेक्स्ट, और भी बैक्टीरियल डिजीज दिया, डिसेंट्री, प्लाग, डिप्थेरिया और सम अदर बैक्टीरियल डिजीज. याद रखना, एक डब्बा बनेगा, ढेर सारी बीमारियों का नाम लिख दिया जाएगा, पूछा जाएगा गिन के बताओ कितना बैक्टीरियल है और कितना वायरल है. अगर आपने कायदे से इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है या बहुत डिटेल में भी पढ़ा है तो भी आपको सजेशन देंगे, एनसीईआरटी में जो दिया है उतना ही जाने. सारे नहीं, ज्यादातर वायरसेस ऑल्सो कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स. जैसे राइनो वायरसेस रिप्रेजेंट्स वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉजेज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, जैसे कॉमन कोल्ड. दे इन्फेक्ट द नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स. कॉमन कोल्ड में लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करोगे तो इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज है. इन्फ्लुएंजा क्या होता है, वायरल डिजीज है और इसमें लंग्स अफेक्टेड होता है. समझ में आ गया. कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों वायरल होते हैं, मैक्सिमम सिम्टम सिमिलर होंगे. सर डिफरेंसेस क्या है, तो जो इन्फ्लुएंजा होता है ना, ये लंग्स को भी इंपैक्ट डालता है, लेकिन कॉमन कोल्ड इंपैक्ट नहीं डालता. सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, नेजल कॉन्जेशन, नाक जाम हो जाना, नाक बह जाना, सॉर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस. बच्चा लोग, ये चीजें जनरली यू विल ऑब्जर्व फॉर 3 to 7 days. ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ईदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि जो सर्दी खांसी है, छींक दिया और पेन पकड़ लिया और तुमने उसका पेन यूज कर लिया, तो अब तुम दोनों को सर्दी खांसी है. ठीक है. नेक्स्ट, ये बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ दी ह्यूमन डिजीजेस, कुछ जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोन्स के द्वारा भी किया जाता है. जैसे मलेरिया, आप इसके बारे में जानेंगे तो इसके अलग अलग स्पीशीज, जैसे ये जीनस प्लाज्मोडियम जीनस हो गया, इसके अलग अलग स्पीशीज वाइवेक्स, मलेरिया और फेल्सीपेरम, अलग अलग स्पीशीज से अलग अलग टाइप के मलेरिया होते हैं. ठीक है. लेकिन जो सबसे ताबड़तोड़ है, खतरनाक है, मैलिग्नेंट मलेरिया, ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा. किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा. ये पूरी की पूरी बातों को हम समराइज कर देंगे. जैसे मान लो ये इंसान है, ठीक है, ये फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है. वाई फीमेल एनोफिलिस बाइट्स, क्योंकि उनके एग के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो ब्लड में होता है, इंसान के ब्लड में. जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो बाइट करती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो इंसानी शरीर के ब्लड में आ जाता है और उसका ना शेप चेंज हो जाता है. यानी कि जब मच्छर से आया तो वो प्लाज्मोडियम था, इंसान के अंदर गया तो उसको हम बोल देंगे स्पोरोजॉइट्स. ये स्पोरोजॉइट्स WBC से बचते हुए भागते भूगते पहुंचते हैं कहाँ, लिवर के पास चला जाएगा. लिवर शरीर का अंबानी इसी को कहते हैं, इसमें ढेर सारा नरिशमेंट न्यूट्रिशन भरा हुआ है. तो ये जो स्पोरोजॉइट्स है ये लिवर सेल्स के अंदर जाएंगे और जाके कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे. इनके डिवीजन के कारण इनका साइज नंबर बढ़ते जाएगा, साइज नहीं, नंबर बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये लिवर सेल्स को भी क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे. यानी कि हिपैटोसाइट्स की भी रप्चरिंग हो गई. लेकिन याद रखना कि लिवर के रप्चरिंग के कारण स्पोरोजॉइट्स और ढेर सारे बाहर निकल रहे हैं, ना कोई टॉक्सिन रिलीज नहीं हो रहा है. अब ये जो लोग अपना नंबर लिवर में बढ़ा लिए, अब ये आरबीसी के अंदर जाएंगे और सेम काम आरबीसी के अंदर भी जाके डिवीजन ही करेंगे और अपना नंबर बढ़ा लेंगे. इतना ज्यादा बढ़ा लेंगे कि अगेन आरबीसी भी रप्चर होगा. लेकिन आरबीसी के रप्चरिंग के कारण, याद रखो, आरबीसी के रप्चरिंग के कारण दो चीजें रिलीज होंगी. एक तो टॉक्सिन रिलीज होगा, हीमोजोइन, क्योंकि हीम पिगमेंट को ही ये लोग यूज करके ये टॉक्सिन बनाते हैं, हीमोजोइन. दूसरा, ये आरबीसी के रप्चरिंग के कारण मेल और फीमेल गैमेट बनेगा. मेल गैमेट बन गया एंड फीमेल, यानी कि गैमेटोसाइट्स रिलीज हुए. किसके गैमेटोसाइट्स, इसी प्लाज्मोडियम के. मेल और फीमेल, वही प्लाज्मोडियम जो स्पोरोजॉइट्स में बदल चुका है. ये जब लिवर में गया, नंबर बढ़ाया, लिवर रप्चर किया. लेकिन लिवर के रप्चर करने के कारण ऐसा नहीं था कि टॉक्सिन रिलीज हुआ, उससे सिर्फ नंबर ही बढ़े इनके. दोबारा जब इनका नंबर बढ़ गए, दूसरे में गए, तो वहां पे जाने के बाद फिर से डिवाइड किया इन्होंने, माइटोसिस किया. और उसके बाद जब डिवीजन हो गया
तो फिर से इनका नंबर बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इस बार दो चीजें होंगी, एक टॉक्सिन रिलीज हुआ जिसका नाम है हीमोजोइन, और दूसरा इमेच्योर गैमेटोसाइट्स बनेंगे। यानी कि जो इंसानी शरीर है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इंसानी शरीर में क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। किसका? प्लाज्मोडियम का। और जो ये गैमेटोसाइट्स बने हैं ये मैच्योर्ड नहीं है, इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि इंसान जो होता है वार्म ब्लडेड होता है, और इनके गैमेट को मैच्योर होने के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए? कोल्ड ब्लडेड। तो अब ये जितने भी मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स थे वो इंसानी शरीर के एपिथेलियल के पास पहुंच जाएंगे। अब जैसी दूसरी एनोफिलिस मस्कीटो आएगी, फिर से वो बाइट करेगी ना, तो ये स्पोरोजोइट्स इनके अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जैसे ही प्रवेश करेगा वही गैमेटोसाइट्स जो थे वो इस फीमेल एनोफिलिस के अंदर चले जाएंगे, और जाने के बाद अब ये मैच्योर हो जाएंगे। क्यों मैच्योर हो जाएंगे? क्योंकि कोल्ड ब्लडेड कंडीशन है। फीमेल मस्कीटो, ये दूसरी फीमेल मस्कीटो है, ठीक, ये पहली फीमेल मस्कीटो। पहली फीमेल मस्कीटो से तो ये पूरी पंचायत हुई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ खूब इंसान के अंदर। जो दूसरी फीमेल एनोफिलिस है ये आएगी और इमेच्योर गैमेटोसाइट्स को अंदर खींच लेगी। खींचती तो ब्लड को है, लेकिन गैमेट्स भी चले गए। गैमेट्स जाने के कारण जो ये इनएक्टिव गैमेट्स थे वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मच्छर का जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। अब जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा तो वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, यानी कि स्पोरोजोइट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो फीमेल एनोफिलिस में हो रहा है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो ह्यूमन में हो रहा है। मतलब प्लाज्मोडियम को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए। तो प्राइमरी होस्ट आप बोलेंगे मच्छर। क्यों मच्छर? क्यों फीमेल एनोफिलिस? क्योंकि उसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेकेंडरी होस्ट आप बोलेंगे ह्यूमन। क्यों ह्यूमन? क्योंकि उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्लियर? देखिए यहां यही बताना चाह रहा था। पैरासाइट यानी कि स्पोरोजोइट्स आएगा, लीवर तक पहुंचेगा थ्रू ब्लड, और जाके डिवाइड करेगा, नंबर बढ़ाएगा, रप्चर करवा देगा। लेकिन इनके रप्चरिंग के कारण कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, मतलब टॉक्सिन रिलीज नहीं हुआ, उल्टा इनके नंबर बढ़ के आए बस। फिर ये लोग दोबारा से जाएंगे और आरबीसी के अंदर जाके डिवाइड करेंगे। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। अब जैसे ये बर्स्ट हो जाएगा तो ये गैमेटोसाइट्स बने। ये गैमेटोसाइट्स जो बनते हैं वो मैच्योर है कि इमेच्योर है? इमेच्योर, इनएक्टिव है। तो ये मैच्योर या एक्टिव कब होंगे? जब यही गैमेटोसाइट्स मच्छर वापस से खींचेगी, और फीमेल के अंदर जैसे ही जाएगा ये डेवलप होना शुरू कर देगा। फीमेल मस्कीटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। अब उनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मस्कीटोज गट। अब जो भी मैच्योर हो जाएगा स्पोरोजोइट, सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू गया, मतलब उनके पेट में गया, गट में गया, लेकिन जो मैच्योर हो जाएगा वो उस ग्रोथ वाली साइकिल को मतलब एस्केप करके आएगा और धीरे से सैलिवरी ग्लैंड में मतलब अटैच हो जाएगा। सारे लोग डेवलप हो रहे हैं ना, जो डेवलप हो जाएगा वो उसके सैलिवरी ग्लैंड में आ जाएगा। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मस्कीटो सैलिवरी ग्लैंड। जो मैच्योर हो गया सैलिवरी ग्लैंड में आ जाएगा। अब ये मच्छर फिर से किसी दूसरे इंसान को बाइट करेगी, फिर से सेम चीज रिपीट होगा। नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। एंड एमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी प्रोटोजोअन डिसऑर्डर है। ये लार्ज इंटेस्टाइन इसका टारगेट ऑर्गन याद रखना हमेशा। और इससे जो होता है उसको बोलते हैं एमीबियासिस या एमीबिक डिसेंट्री। सिम्टम्स आता है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। इसमें हाउस फ्लाई एक्ट्स एज अ मैकेनिकल कैरियर्स and serves to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products। मान लो किसी को एमीबिक डिसेंट्री है, उसका फीकल मैटर है, मक्खी आई इसके फीकल मैटर पे बैठ गई और फिर उड़ के गई और किसी खाने पे जाके बैठ गई। जैसे ही खाने पे जाके बैठेगी तो ये फीकल मैटर के थ्रू जो कॉन्टेक्टेड पैरासाइट्स तो चले गए ना, अब वो इंसान जैसे ही खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एस्कैरिस, the common roundworm and Wuchereria, the filarial worm are some of the helminthes which are known to be pathogenic to man। एस्कैरिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जिसकी वजह से एस्कैरियासिस होता है, हमेशा याद रखना है सब। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्क्यूलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। द एग्स ऑफ द पैरासाइट, इसमें क्या है, पैरासाइट नहीं आ रहा है, पैरासाइट का जो एग है ना वो फीसेस के साथ बाहर आ जा रहा है और सॉइल को कॉन्टेमिनेट कर लिया, वाटर को, प्लांट्स को। और हेल्दी पर्सन जैसे इनमें से किसी भी चीज के संपर्क में आएगा उसके अंदर भी इसका एग चला जाएगा, फिर डेवलपमेंट होने लगेगा, यानी कि एस्कैरियासिस। वुचरेरिया, द फिलेरियल वर्म कॉजेज अ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब जो लंबे समय तक चले, इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ऐसे ऑर्गन्स में ये रहते हैं
कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें ये सालों तक रहते हैं और धीरे धीरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करवाते रहेंगे। जनरली इनमें देखा जाता है कि इनका टारगेट क्या है, लोअर लिम्स, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ दी लोअर लिम्स, एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस। जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ओवरऑल ग्रॉस डिफॉर्मिटीज दैट पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मस्क्यूटो वेक्टर। फीमेल मस्क्यूटो इसमें वेक्टर की तरह काम करती है। नेक्स्ट, फंजाई में अगर हम बात करेंगे तो देखो इसके जेनेरा के बदले स्पीशीज लिख के दे सकता है। मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द स्पीशीज माइक्रोस्पोरम दे दिया, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ जेनेरा को ध्यान देना, कौन कौन से जेनेरा हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स। रिंगवॉर्म्स वही दांत खाज खुजली, ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो मॉइस्चर के ज़्यादा उसमें रहेगा वहाँ पे इसके फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे हीट एंड मॉइस्चर जो है ना, ये इस फंगस को ग्रो करवाता है। नेक्स्ट, रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये सारी अच्छी बातें, पढ़ना मत, इतना तुम्हें पता है कि साफ सफाई से रहना चाहिए। नेक्स्ट, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जो वेक्टर बॉर्न है, वेक्टर की वजह से होता है, तो हम उन वेक्टर को ही रोक दें। तो इस गैम्बोशिया फिश को इंट्रोड्यूस करवाया गया था पॉन्ड्स में, जो कि मस्कीटो के लार्वा को खा जाता है। दूसरा, स्प्रे करो इंसेक्टिसाइड्स को ताकि वो पूरा वो जो नदी नाला जो भी है वो साफ हो जाए। डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मैश, ऐसे छुपा उपा के रखो। कुल मिला के जो वेक्टर बॉर्न है ना, उनके लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दे सकते हैं कि उनका ग्रोथ रोक दो बस। उनका ग्रोथ रोकेंगे तो वेक्टर बॉर्न डिजीज को हम लोग कवर अप कर पाएंगे, मतलब बच पाएंगे। The advancement made in biological services have armed us to effectively deal with many infectious disease। ये सब अच्छी बातें हैं, तो आगे बढ़ते हैं, छोड़िए अच्छी बातों को। इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन्नेट, एक होता है एक्वायर्ड। जो बाय बर्थ होगा इन्नेट, जो अक्वायर किया गया मतलब आफ्टर बर्थ आ रहा है जो, और आफ्टर बर्थ वाला जनरली मेमोरी बेस्ड होगा, और बाय बर्थ वाला जो है वो स्पेसिफिक नहीं होगा इतना, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये किस तरीके से काम करता है, जनरली बैरियर्स प्रोवाइड करके काम करवाता है। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट, अब देखिए इसमें फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सेल्यूलर बैरियर है, और बाद में साइटोकाइन बैरियर्स भी मिलेगा। फिजिकल बैरियर में आपको एग्जांपल्स याद रखना है, स्किन हो गया और उसके बाद से म्यूकस हो गया, ठीक है। म्यूकस की लाइनिंग कहाँ पे है, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स। फिजियोलॉजिकल मतलब किसी प्रोसेस की वजह से जो बना, जैसे एसिड इन दी स्टमक, सलाइवा इन दी माउथ, टीयर्स, एसिड, सलाइवा और टीयर्स, ये तीनों के तीनों फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। सेल्यूलर बैरियर्स जब हमारा सेल ही बल्लेबाजी करने लगे, जैसे WBC, PMNL, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स के बदले लिम्फोसाइट लिख देगा, गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर्स। बच्चा लोग, इसी मोनोसाइट्स का क्रांतिकारी वर्जन को हम लोग मैक्रोफेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस, क्लियर। साइटोकाइन बैरियर्स, अब ऐसा है ना, जैसे वायरस है, इसने किसी सेल पे इंपैक्ट किया, अब वो सेल मर गया, तो वो सेल मरते मरते कुछ प्रोटीन को रिलीज करेगा जो बाकी सेल्स को बचाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोटीन इसने बनाया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरफेरॉन्स। नेक्स्ट, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। ये देखो, एंटीजन बाइंडिंग साइट एन टर्मिनल पे होता है, सी टर्मिनल ये हो गया। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पे है, एन टर्मिनल। अच्छा, ये जो आया है, दिस इज कॉल्ड हैवी चेन। ये जो छोटे छोटे से बने हैं, दिस इज कॉल्ड लाइट चेन। डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है ना, अब देखो हैवी चेन और लाइट चेन, लाइट चेन मतलब ये हो गया लाइट चेन, ये हो गया हैवी चेन। इनके बीच में 1 2 3 4 आपको मिलेगा इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। 4 कितने बॉन्ड है, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो अलग अलग चेन के बीच में आ रहा है। 4 क्या मिलेगा, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद से 1 2 3 4, ये सब इंट्रा हो गया ना यार। मतलब ये देखो, ये लाइट वाले में जो आपस में वो इंट्रा हो गया, ये हेवी वाले, तो इंट्रा में टोटल 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए यार। तो ये कितना हो गया, 8 9 10 11 12, यानी कि 4 इंटर डाइसल्फाइड है और 12 जो है इंट्रा, आपस में ही चेन में जो बॉन्ड बनाया है, इंट्रा डाइसल्फाइड। तो अगर आपसे कोई बोले कि गिन के बताओ टोटल कितने हुए,
तो टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड में 4 ऐसे हैं जो 2 के बीच में बने हैं, बाकी 12 ऐसे हैं जो आपस में ही बनते चले गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, बट वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं था। पहली बार जब कोई पैथोजन आता है तो जो रिस्पॉन्स हमारे अंदर बनेगा उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स है तो एंटीजन को तो पहचाना नहीं, तो इतना तगड़ा रिस्पॉन्स वो नहीं था। वो प्राइमरी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी क्या है बच्चा लोग? लो। बार बार सेम पैथोजन अगर शरीर में आएगा तो बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जिसको हम सेकेंडरी या एनेमनेस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक हो गया टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपको सबको हमने बताया हुआ है कहाँ बनता है? बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट भी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बट टी लिम्फोसाइट मैच्योर होने कहाँ जाता है? थाइमस में। थाइमस में रिलीज होता है थाइमोजीन। नेक्स्ट, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन योर ब्लड टू फाइट विद देम। बी लिम्फोसाइट्स जो है ये आर्मी ऑफ प्रोटीन को तैयार करता है, ठीक है, जो एंटीजन से फाइट करेगा, और इसी आर्मी को बोला गया एंटीबॉडीज। टी सेल्स जो हैं वो खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाते, लेकिन बी सेल्स को मदद करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी बना सके। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, जिसमें 2 स्मॉल लाइट चेन्स होते हैं, 2 लॉन्गर हेवी चेन्स होते हैं। फॉर्मूला ये है, ध्यान देना, L2H2 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला हमेशा H2L2 होना चाहिए, 2 हैवी 2 लाइट। अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज हैं, IgA, IgM, IgE और IgG। IgM लार्जेस्ट हो गया, IgA कोलेस्ट्रम में था, IgG अगेंस्ट एलर्जी बनता है, और IgG स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा क्रॉस करके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, बी लिम्फोसाइट वाले को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला, क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो भी एंटीबॉडीज बनाता है वो फ्लूइड में जाके बल्लेबाजी करेगा। टी लिम्फोसाइट को सेल मीडिएटेड क्यों बोला? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल ही निपटा देगा जिस पे एंटीजन जुड़ा था। मान लीजिए ये ऐसे कैपिलरीज है, यहाँ पे एंटीजन आ गया, तो यहाँ पे एंटीजन आ गया तो बी लिम्फोसाइट यहाँ पे काम करेगा। मान लीजिए ये सेल है, इसके ऊपर ये एंटीजन आके जुड़ गया तो टी लिम्फोसाइट आएगा, पूरे सेल को ही मार देगा। इसलिए टी लिम्फोसाइट के लिए आपने बोला सेल मीडिएटेड, और बी लिम्फोसाइट के लिए आपने क्या बोला? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात किया गया है। मान लीजिए किसी इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो अगर किसी भी ऑर्गन को निकाल के इंसान ए का ऑर्गन निकाल के बी में डाला जा रहा है तो इस ऑर्गन को हम बोलते हैं ग्राफ्ट। और ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी का भी ऑर्गन उठाया ला के लगा दिया। इसमें आपको मैचिंग करानी पड़ेगी, टिश्यू मैचिंग करवानी पड़ेगी, ब्लड ग्रुप मैचिंग करवानी पड़ेगी। क्लोजली रिलेटेड है तो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग होगा, और ऐसा नहीं कि इसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगा। जैसे अगर किसी दूसरे का ग्राफ्ट आ रहा है तो ये ग्राफ्ट किसकी तरह काम किया? एंटीजन की तरह काम किया ना। तो मान लो ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका ये ए है, ये बी है, ए का ग्राफ्ट बी में आ गया, भले ही क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन ये ग्राफ्ट अभी भी एक एंटीजन की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके लिए अभी भी एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन कम बनेगी। मिसमैच होते तो बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनती। समझ में आ गया? तो इसको सर कैसे कम किया जाए? तो साइक्लोस्पोरिन ए कंज्यूम करवा दो। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट होता है। क्लियर? टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट, and even after this the patient has to take immunosuppressant all his or her life. Immunosuppressant मतलब cyclosporin A. The body is able to differentiate self and non-self, and the cell mediated immune response is responsible for the graft rejection. Clear everyone? When a host is exposed to antigens which may be in the form of living या dead microbes. अब जैसे बचपन में तुम लोग के घर वाले बोलते होंगे आओ मेला घुमा ले आए, और टीका लगवा के लेके आ जाते थे, तो उसमें क्या होता था सर? कमजोर माइक्रोब्स को जानबूझ के हमारे शरीर में डाला जाता था ताकि उस माइक्रोब्स के प्रति शरीर में एंटीबॉडीज पहले से ही बनने लगे, और जब ओरिजिनल में वो माइक्रोब्स आए तब तक इतना एंटीबॉडी बन चुका है कि वो हमें इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। तो लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा ना, इसी को बोलते हो एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो
and takes time to give its full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organisms gaining access into the body during natural infection. या तो immunization में खुद से इंजेक्शन दिया, या तो ऐसा भी होता है कि नेचुरली इंसान बीमार पड़े और वो ठीक हो जाए लेकिन उसके प्रति रिस्पॉन्स जनरेट किए रहे, राइट. इंड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी व्हेन रेडीमेड, जब बना बनाया एंटीबॉडीज दिया जाता है फॉर तुरंत सही होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. जैसे यहाँ कोलेस्ट्रम हो गया, कोलेस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी तुरंत ये देता है. फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज, ये बात कर रहा है आईजीजी के बारे में, यानी कि आईजीए एंड आईजीजी जो है ये किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, पैसिव इम्यूनिटी. क्लियर. फिर आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. देख भाई ये भी इजी है. प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ये भी किस पे बेस्ड है, मेमोरी, कौन कितना याद रख सकता है. वैक्सीनेशन में एंटीजेनिक प्रिपरेशन किया जाता है और जो पैथोजन है ना उसका कमजोर या इनएक्टिवेटेड वर्जन जो है वो इंसान के अंदर भेजा जाता है. अब इस कमजोर पैथोजन के रिस्पॉन्स में ढेर सारा एंटीबॉडी शरीर बनाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. कब, जब एक्चुअल में अटैक होगा. पहले से ये कमजोर वाले को भेज दिए, दबा के एंटीबॉडी बन गया, अरे हम पहचान लिए दुश्मन है ये. लेकिन जब पहचान के इसके लिए वेपन तैयार कर लिए और उसके बाद जब ये ओरिजिनल में आ गया तो इंसान को हानि पहुंचा नहीं पाएगा. द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेल्म द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच, अगेन देखो क्विक रिस्पॉन्स बोला है ना, क्विक रिस्पॉन्स के लिए व्हाट वी नीड, पैसिव इम्यूनाइजेशन. स्नेक बाइट्स का जो केस है, ठीक है, तो स्नेक बाइट के केस में भी क्या चाहिए, पैसिव इम्यूनाइजेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट. हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कहां से बनाया जा रहा है, ईस्ट से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से. एलर्जी में आपको पता है बढ़ा चढ़ा, ओवर एक्टिंग, ज्यादा रिस्पॉन्स जो आता है शरीर के इम्यून सिस्टम का उसको बोलते हैं एलर्जी. अगर किसी को एलर्जी है तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर टाइप का आईजीई बढ़ जाएगा, आईजी काउंट बढ़ जाएगा. ठीक है. सिम्टम्स में अगर हम बात करेंगे तो स्नीजिंग आता है, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल. इसको ध्यान देना, एलर्जी किसके वजह से हो रहा है, तो सेरोटोनिन और हिस्टामिन के खूब ढेर सारे सिक्रीशन के कारण. अच्छा, इसमें सही कैसे करेंगे, तो जो इंसान है ना उसके अंदर एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉयड का डोज कुछ इंजेक्ट कर दो. किसका किसका बोले, एंटीहिस्टामिन बोले, एड्रेनलिन बोले एंड स्टेरॉयड. इन तीनों का स्मॉल डोज जैसे ही दे दिया जाएगा तो जो एलर्जी का सिम्टम था वो रिड्यूस हो जाएगा, खत्म नहीं होगा. समझ में आ रहा है. फिर आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बच्चा लोग, एक एग्जाम्पल ये रहा, रिमेटॉइड अर्थराइटिस. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जब अब बाय चांस मान लीजिए म्यूटेशन के कारण हो या कोई भी कारण हो, शरीर का एंटीबॉडी खुद ही के सेल्स पे अटैक करने लग जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. एग्जाम्पल इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस. इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी, देखो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं सर, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पे ओरिजिन या मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन मतलब बनना, फैलना, फंक्शन जानना, ये जहां पे भी होगा किसका, लिम्फोसाइट्स का. जिस भी ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं या अपना नंबर बढ़ाते हैं, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ गया बोन मैरो एंड थाइमस. यहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में. मतलब फंक्शनल ये हो जाएंगे लेकिन बल्लेबाजी नहीं करेंगे. बल्लेबाजी ये करेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर, मतलब अटैकिंग मोड में कब आएंगे, जब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाएंगे. आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक, इसको याद करिएगा, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, स्प्लिन, lymph nodes, tonsils, pair patches of small intestine and appendix. The secondary lymphoid organs provides the sites for the interaction of lymphocytes with the antigen. यानी कि lymphocyte और antigen का जो interaction है वो कहाँ हो रहा है, secondary lymphoid organ में. और lymphocyte को ये बताया कहाँ जा रहा है कि तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें attacking mode में जाना है, antigen को निपटाना है primary lymphoid organ में. Bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. थाइमस एक लोब्ड स्ट्रक्चर है जो हार्ट के पास एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन दिखता है, वही स्टर्नम. द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज.
बोन मैरो एंड थाइमस मिल के किसके डेवलपमेंट के लिए माइक्रो एनवायरमेंट दे रहे हैं? टी लिम्फोसाइट के, ठीक है। द स्प्लिन कैसे हुआ ये? तो बोन मैरो टी लिम्फोसाइट को बनाएगा और ये टी लिम्फोसाइट थाइमस के अंदर जाएगा, थाइमस रिलीज करवाएगा थाइमोसिन, कर दिया डिफरेंशिएट। स्प्लिन जो है इसको कहा जाता है लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, इट एक्ट्स एज द फिल्टर of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has a large reservoir of erythrocytes. यार आपने बचपन में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी सुना होगा। Lymph nodes are small solid structure located at different points in the lymphatic system. Lymph node जो है ये ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो अदर एंटीजेंस को, ठीक है, जो कहाँ जा चुके होते हैं? लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजेन लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में जाके घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको पकड़ने का काम कौन करेगा? लिम्फ नोड्स, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉजेज द इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फॉइड टिश्यू इज लोकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑल्सो, जिसमें आ गया एक म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू यानी कि मॉल्ट। ये टोटल कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है बच्चा लोग? 50%। क्लियर? हम इसको थोड़ा सा क्विक रिव्यू ही करेंगे, बाकी एड्स, कैंसर और इन सब के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी नहीं चाहिए वो। तुम लोग को जितना बता रहे उतना ध्यान से देखे रहो। एड्स का फुल फॉर्म जाने रहना, ये कभी पूछेगा नहीं, बड़े हो चुके हो तुम। फर्स्ट टाइम एड्स कब रिपोर्ट किया गया था? 1981 में। एड्स होता है HIV वायरस के चक्कर में। HIV वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस को बिलोंग करता है और वो ग्रुप ऑफ वायरस का नाम है रेट्रोवायरस, मतलब रेट्रोवायरस का मेंबर होता है HIV वायरस, ठीक है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है ये आप पढ़ सकते हैं। देखो वायरस जो है होता है ना, इसमें जो DNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, लेकिन दो होते हैं। जो RNA है, DNA नहीं RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है लेकिन वो दो होता है, ठीक है। अब ये RNA सेल के अंदर जाएगा तो उसको DNA में बदलना है ना भैया, तो RNA से DNA बनना रिवर्स काम हो गया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद से ये चेंज होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद से वायरल आरएनए बन गया। अब वायरल आरएनए बन गया ना, वायरल आरएनए बनने के बाद फिर से ये अलग अलग सेल्स में जाएगा, तबाही मचाएगा। एक चीज याद रखिए, हम लोग को ये ध्यान से देखना है, जैसे जो HIV वायरस है ये दो प्रकार के सेल्स में जाएगा, एक तो मैक्रोफेजेस में जाएगा और एक टी हेल्पर सेल में जाएगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस के अंदर जब ये जाता है जाके बार बार डिवाइड करेगा, लेकिन मैक्रोफेजेस का जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं होता है, यानी कि बार बार जो HIV वायरस है उसके लिए आसान हो गया ना, जाता है मैक्रोफेजेस में डिवाइड करता है, नंबर बढ़ जाता है, फिर और ढेर सारे मैक्रोफेजेस में जाएगा, साथ ही साथ टी हेल्पर में भी जाता है। दिक्कत क्या है ना, जितनी बार ये टी हेल्पर सेल के अंदर जाएगा उतनी बार ये डिवाइड करेगा और टी हेल्पर सेल डिजनरेट हो जाएगा। मतलब जितनी बार HIV वायरस का नंबर बढ़ रहा है उतनी बार आप समझ जाएंगे टी हेल्पर सेल्स का नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टी हेल्पर सेल्स है तो ही बी लिम्फोसाइट काम कर सकता है, अब टी हेल्पर सेल नहीं है तो बी लिम्फोसाइट काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि इम्यूनिटी बहुत खराब हो गई। अब अगर इम्यूनिटी ही खराब हो गई तो वो इंसान नॉर्मली जिस बीमारी से बच रहा था अब वो उस बीमारी से बच नहीं पाएगा। यानी कि कुल मिला के एड्स से जान नहीं गई, इम्यूनिटी कम होने के कारण कोई भी अटैक किया उससे जान गई। अच्छा, आना और पहला सिम्टम दिखना, इसको क्या कहा जाता है? इन्फेक्शंस एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। विंडो पीरियड जानते हैं? फर्स्ट सिम्टम जब दिखता है उसको बोलेंगे। यूजुअली कब से कब तक है? 5 से 10 साल तक ये होता है। नेक्स्ट देखो यहां पे लिखा हुआ है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा एग्जांपल यहां दिया है, ये दोनों को इंटरमिक्स करके दिया है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। HIV वायरस समझिए दो अलग अलग जगह जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उनके रिसेप्टर्स वहीं पे हैं। Where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. This viral DNA gets incorporated into host cells DNA and directs the infected cells to produce virus particles. The macrophages continue to produce virus and in this way acts like HIV factory. क्या है HIV factory बोले? क्योंकि बार बार मैक्रोफेजेस के अंदर टी हेल्पर सेल HIV वायरस जाके डिवाइड कर रहा है, लेकिन मैक्रोफेजेस डैमेज नहीं हो रहा है। लेकिन टी लिम्फोसाइट के केस में क्या है? टी लिम्फोसाइट के केस में जब HIV वायरस जाके मतलब वो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, अटैक कर रहा है, उस समय ये बार बार लगातार टी हेल्पर सेल का नंबर क्या हो गया? कम हो गया।
अच्छा, वाइडली यूज्ड टेस्ट क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिजा। क्लियर बच्चा लोग? प्रिवेंशन वाली चीज़ों को इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिस्कशन किया था क्लास में। कैंसर, कैंसर के बारे में 2-3 चीज़ें मैं इसमें टिक कराऊंगा। ये वन ऑफ द मोस्ट रेडेड, ये तो आप जान ही रहे हैं। कैंसर सेल्स में जो देखो, जैसे सेल्स हैं आपस में हैं और इनके बीच में एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है जो अगल बगल वाले सेल्स को बचाए रखता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी गई तो सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से ट्यूमर होता है। नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। नॉर्मली क्या है, सेल्स एक दूसरे को रोकते हैं, इसी को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा गया है, ताकि कंट्रोल्ड ग्रोथ हो। कैंसर सेल्स में सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। As a result of this disease, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. ट्यूमर 2 टाइप के हैं, एक बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। ट्यूमर अगर एक ही जगह पे रुका हुआ है, अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही है, तो उसको बोलते हैं बेनाइन, इससे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन ये अगर पूरे बॉडी में फैल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। साथ ही साथ न्यूप्लास्टिक भी इसको एक टर्म दिया गया, प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। कैसे? तो मान लो जो कैंसर वाले सेल्स हैं, यानी कि जो ट्यूमर वाले सेल्स हैं, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर वाले, वो तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब ये तेजी से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉर्मल सेल्स का भी खाना तो ये खुद ही खा लेंगे ना। तो जब नॉर्मल सेल्स का खाना खुद ही खा गए तो नॉर्मल सेल्स बेचारे भूखे होके ही मर गए। तो इस तरीके से जब वो मर गए तो उनका जगह खत्म, और ये डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये डिवाइड करके फिर उनका जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, और इसी को कहा जाता है मेटास्टेसिस। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर कॉज करने वाले को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। भाई साहब, आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग का मतलब आइसोलेटेड जाने रहो, जो सिंगल लिखा है, एक्स रे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग मतलब जो सिंगल में नहीं लिखा, चिपक के लिखा हुआ है, जैसे यूवी रेज। तो यूवी रेज एक ट्रिक है, सेंस नहीं है इसमें वैसे। आयनाइजिंग रेडिएशंस में कौन कौन आ गया? एक्सरे और गामा रे। नॉन आयनाइजिंग में कौन आ गया? यूवी। इन्हीं की वजह से जो नॉर्मल सेल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कैंसरस में। केमिकल से भी होता है, तो केमिकल वाले कार्सिनोजेंस होंगे। वायरस से भी होता है, उन वायरस को हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। कुछ तो ऐसे भी जीन्स हैं सबके शरीर के अंदर जिनका नाम होता है सेलुलर ऑन्कोजीन्स। जिनका नाम क्या है? सेलुलर ऑन्कोजीन्स। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, सेलुलर ऑन्कोजीन बोलिए या प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलिए, ये सबके शरीर में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये अगर किसी भी कंडीशन के कारण एक्टिवेट हो गया तो ये कैंसर कॉज कर देगा। डायग्नोसिस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द डिजीज, डिजीज ने टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमियाज। WBC का काउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो ल्यूकेमिया डिनोट करता है। बायोप्सी में एक छोटा सा पीस जो है उसको टिश्यू, जो भी टिश्यू में लगता है कि कैंसर है, कैंसरस टिश्यू है, कैंसरस सेल्स हैं, उसके एक टुकड़े को बाहर निकाल दिया जाता है और एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या यूज होगा बच्चा लोग? एक्सरे। एक्सरे के बदले आयोनाइजिंग रेडिएशन भी लिख के दे सकता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कंप्यूटेड टोमोग्राफी में भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? एक्सरे का, टू जनरेट 3D इमेज ऑफ द इंटरनल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। MRI में किसका इस्तेमाल हो रहा है? तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो याद रहे किस डिटेक्शन में किस रेज का, किस रेडिएशन का किसका इस्तेमाल हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। इफ पॉसिबल एक बार इसको कॉपी में लिख भी लेना। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। मान लो शरीर में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आ गए, अगर उसके प्रति एंटीबॉडीज कुछ ज्यादा ही बनते जा रहा है, यानी कि वो एजेंट्स बहुत ज्यादा है, तो इसको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अगर कोई एक पार्टिकुलर एंटीबॉडी का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, दैट मीन्स एंटीजन आया तभी ना, तो एक ये भी तरीका है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स
विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी, जैसे किसी के फादर को कैंसर था तो बच्चे में भी उसके जीन के आने का चांस ज्यादा है। अब वो जीन्स इनएक्टिव है, ऐसा नहीं है कैंसर जाता है, ये इनएक्टिवेटेड है, बट इसके एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर शुरुआत में ही हम लोग ऐसे जीन को डिटेक्ट कर लेंगे तो शुरुआत में ही क्योर कर देंगे यार। ठीक है, और ऐसे इंसान को, ऐसे क्या किसी को भी नहीं कहा जाता टोबैको स्मोक करो। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, याद रखना कॉमन अप्रोच में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ये कॉमन अप्रोच है। रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल्स को निकाल दिया जाता है लीथली बाय टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज, ताकि नॉर्मल टिश्यूज डैमेज ना हो। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स, सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर ट्यूमर्स। Majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. आप इतना जान ही रहे होंगे, अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो पढ़े ही होंगे। Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. अब यहाँ क्या ध्यान देने लायक बात है, कॉमन अप्रोच पूछेगा तो आपको सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी बताना है। लेकिन अगर ज्यादातर किससे ट्रीटमेंट किया जा रहा है पूछेगा तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, सर्जरी और रेडियोथेरेपी तो दोनों में कॉमन है, इम्यूनोथेरेपी लिख देंगे तो कॉमन अप्रोच, और अगर कीमोथेरेपी लिख देंगे तो आजकल जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट होता है। कुछ पेशेंट्स को अल्फा इंटरफेरॉन्स भी दिया जाता है और ये एग्जाम्पल होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स का। क्लियर, देखिए बच्चा लोग, ड्रग्स जो आजकल अब्यूज्ड यानी कि एक्सेस यूज में जा रहा है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रिसेप्टर्स कहाँ हैं, इम्पैक्ट क्या कर रहा है, इसको ध्यान देना। ओपियोइड्स आर दी ड्रग्स जो कि ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ेगा, और ये ओपियोइड रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सीएनएस पे होते हैं एंड जीआईटी पे होते हैं। हेरोइन को स्मैक कहा जाता है, विच इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन में 2 एसिटाइल ग्रुप को जोड़ा गया है, which is a white orderless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine. morphine में एसिटाइल को जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, हम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि M से मार्जिन, M से मॉर्फिन, अगर रिंग आपको मार्जिन पे दिख रहा है तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। और ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेटेक्स ऑफ दी प्लांट, पॉपी प्लांट, पैपेबर सोमनीफेरम, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। हेरोइन इज डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट का मतलब होता है जो हर बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर दे, स्टिमुलेंट का मतलब होता है जो खूब ज्यादा एनर्जी जगाए। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल, देखो सी से कैनाबिनॉइड, सी से सेंटर, सेंटर पे अगर रिंग है तो ये हो जाएगा कैनाबिनॉइड्स। इनके रिसेप्टर्स प्रिंसिपली कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। इसमें फ्लावर के टॉप्स भी यूज किए जाते हैं, लीव्स भी यूज किए जाते हैं, रेजिन्स भी यूज किए जाते हैं, और अलग अलग कॉम्बिनेशन से मैरीवाना, हैश, चेरस एंड गांजा बनता है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इनके वजह से क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी अफेक्टेड होती है। याद रखिए कौन कौन अफेक्टेड हो रहा है। अगर सिस्टम बॉडी फंक्शन ही स्लो डाउन हो रहा है, डिप्रेसेंट है, तो आपको टिक करना है हेरोइन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत इंपैक्ट मार रहा है, आपको टिक करना है कैनाबिनॉइड्स। अब कोका एल्केलॉइड्स या कोकेन, ये कहाँ से मिलेगा, कोका प्लांट जिसका नाम एरिथ्रोजाइलम कोका, साउथ अमेरिका। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामिन। देख भाई, ये न्यूरॉन्स हैं, इससे डोपामिन रिलीज हो गया, वापस जाना भी तो है। ये कोकेन क्या करता है ना, वापस जाने वाले रिसेप्टर को ही मार देता है, जिसकी वजह से ये डोपामिन अंदर जाएगा नहीं, तो लंबे समय तक लगता है कि जो काम कर रहे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है। डोपामिन में स्टिमुलेंट है ये, इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग। अच्छा, कोकेन को कॉमनली कहा जाता है कोक और क्रैक। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन, अगेन यहाँ देखिए, CNS, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। ज्यादा डोजेज लिया गया तो हेल्यूसिनेशन। कुछ अदर प्लांट्स है जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा। याद रखिएगा, दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडाइजापिन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की बीमारी, रात भर जगे ही रह जा रहे हैं। फील तो आ रहा होगा वैसे तुम लोग को अभी इस समय। ठीक है,
जैसे बारबिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन और इंसोम्निया को क्योर करने के लिए, ठीक है। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर। सिडेटिव मतलब जो बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर दे, एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, ठीक है बच्चा लोग। तो ये ड्रग्स के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेना। और ये वाला पोर्शन, कार्बन मोनोक्साइड की बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है किससे, तो ऑक्सीजन जैसे हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से जुड़ता है ना, वैसे ही कार्बन मोनोक्साइड भी इसी से जुड़ेगा। ग्लोबिन तो CO2 से जुड़ता है, तो इसके जुड़ने का एफिशिएंसी हीम से ज़्यादा है, ठीक है। तो स्मोकिंग के कारण ये ज़्यादा जुड़ जाता है, जिसके वजह से हीम बाउंड ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शरीर में कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बाकी तो आगे नॉर्मल बातें हैं। विड्रॉल सिंड्रोम को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। मतलब जो कोई लगातार ड्रग्स या अल्कोहल में इन्वॉल्व है, अगर उसको गैप करवा दिया गया तो उसको लगेगा कुछ तो बुरा हो रहा है, तो रेगुलर डोज अगर फिर से शुरू कर दिया गया तो फिर ठीक हो जाएगा। खैर, विड्रॉल सिंड्रोम में एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये सिम्टम्स को याद रखिएगा। ये सिम्टम्स आते हैं विड्रॉल में, लेकिन अगर फिर से कंटिन्यू कर दिया उसने तो ये सब सिम्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये सब अच्छी आदतें, बुरी आदतें यहाँ लिखा हुआ है, ये इसको ध्यान दीजिएगा। क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर, इसी को सिरोसिस बोलते हैं, लिवर सिरोसिस। यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सब कुछ एक तरफ, ये लाइन बड़ी सही सी है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स। अगर फंसे हैं कभी इन सब चक्करों में तो सीधा पेरेंट्स को बताना है कि हम इन सब चीज़ों में फंस गए हैं, वो 2 मिनट में सब सही कर देंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।